नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको दिखाया कि जम्मू के अंदर लैंड एनक्रोचमेंट को लेके बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। कुछ तो ऐसे कह रहे हैं कि लैंड एनक्रोचमेंट हो रही है, कुछ ऐसे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके घरों को तोड़ रही है, उन्हें घर से बेघर कर रही है, उनकी ज़मीन का पिछले 70 साल का जहाँ कब्जा है वहाँ से उन्हें निकाला जा रहा है। हमने आपको उनसे भी मिलाया जिनके घर डिमोलिश किए गए हैं और अब खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और इस बात के ही गुहार कर रहे हैं कि हमारी ये ज़मीन है, हमें नाजायज़ तौर पर वहाँ से उठाया गया, हटाया गया, तोड़ाया गया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि वहाँ उस ज़मीन को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 125 परिवारों को अलाट कर दी गई है। उनसे पैसे ले लिए गए हैं, उनकी रजिस्ट्री कर दी गई है और इंतकाल भी चल गया है, लेकिन फिजिकली उनको वहां पे कब्जा नहीं मिला। अब ये दोनों पक्ष जो हैं सरकार के अड़ियल रवैये से, सरकार से मेरा मतलब जेडीए के अड़ियल रवैये से परेशान है। वो कह रहे हैं हमारी गलती नहीं है, ये कह रहे हैं हमारी क्या गलती है, हमने तो आपने एडवर्टाइज किया, आपकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, पैसे दिए और हमें प्लाट आपने अलाट किया, लेकिन आज तक उसका पोजेशन नहीं दिया गया। हमने उनसे आपसे बात करवाई थी। अभी हमारे स्टूडियो में वे लोग भी मौजूद हैं जिनको अलाटमेंट हुई है, जिन्होंने पैसे खर्च किए और जेडीए ने उन्हें प्लाट अलाट कर दिए, लेकिन अभी तक उन्हें पोजेशन नहीं दिया। आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जो फैक्ट है उसको जानना चाहेंगे। और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी सतीश वर्मा जी। सुजीत जी, आपका सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विक्रम जी, आपका भी। सुजीत जी, इनके नाम भी प्लाट है एक वहां पे, लेकिन अभी तक इनको पोजेशन नहीं मिला। विक्रम जी के नाम का भी प्लाट है, इनको भी पोजेशन नहीं मिला। ये भी दर दर सरकार के पास भटक रहे हैं कि हमें हमारा प्लाट दे दो। वैसे तो सुरजीत जी एक एडवोकेट हैं और बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, लेकिन इस समय ये अपने ही केस को प्लीड कर रहे हैं, उसी की हम चर्चा करेंगे। सुरजीत, क्या बात है, इस लैंड की शुरुआत कहाँ से हुई और आज इसमें पूरा जम्मू इन्वॉल्व हो रहा है, दिखाई दे रहा है? शुरू करने से पहले ना, मैं आज गणतंत्र दिवस है तो आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से ये हार्दिक बधाई है। हैप्पी रिपब्लिक डे सभी के लिए। थैंक यू। अब मैं आता हूँ, हमारा ये जो मसला है ना, 2014 में सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने, जो की एजेंसी है जेडीए, उसने एडवर्टाइजमेंट निकाली पेपर्स में और कुछ लैंड जो है 88 कनाल के लैंड, जिसमें 127 प्लॉट्स जो थे वो एडवर्टाइज किए गए डिफरेंट कैटेगरी। तो मैं चूंकि कठुआ से आता हूं और मेरे पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, तो सोचा कि मैं वकालत यहाँ शुरू की है तो यहाँ सेटल हो जाऊं। तो एक ज़मीन के टुकड़े की दरकार हर किसी को होती है। तो जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट आई तो लोअर रूपनगर में मैं किराए के मकान में रहता था उस वक्त भी, आज भी किराए के मकान में ही हूँ। तो फौरन जाके हमने वो जगह देखने की मन में हो जाती है कि कौन सी ऐसी जगह है जो ये एडवर्टाइज हुई है। तो अपर रूपनगर में सेक्टर 6 न्यू, जिसका नाम दिया गया था, हम मौके पर गए। मौके पर हमने देखा कि एक बड़ी सारी खुली सी जमीन है जी। बाकी सारा रूपनगर जो है पहाड़ी पे है,
लेकिन वो जगह जहाँ पे ये प्लॉट्स एडवर्टाइज हुए थे ये पूरी खुली है और एक समतल सी जमीन है सारी की सारी। जेडीए के बड़े बड़े बोर्ड्स वहां पे लगे हुए थे जो चिन्हित करते थे कि ये जमीन जो है ये जेडीए की है। जब मुतमीन हो गए तो हमने जो है अप्लाई किया, फीस भरी, एक एफडी लगती थी 1 लाख रुपए की, वो भरी, और उसके बाद जो प्रोसेस था ड्रॉ लॉट्स का, वो ड्रॉ लॉट्स हुए जो है, और उसके बाद जो है हमारा प्लॉट, जो हम खुशकिस्मत समझे या बदकिस्मत आज की दिन में, कि हमारा प्लॉट जो है वो निकल गया। निकलने के बाद जो है, ये 2014 की बात है जी, नवंबर के में हमें अलॉटमेंट ऑर्डर भी आ गया और हमें कहा गया कि आपकी जो बचे हुए जो पैसे हैं वो आपने इन किश्तों में 2015 तक जो है आपने जमा कराना। तो हमने 2015 तक सारे पैसे जो है वो जेडीओ को चुका दिए। चुकाने के बाद मैंने एक जो है खत लेटर लिखा जेडीए को कि मैंने ये पैसे जो हैं वो मैंने चुका दिए हैं, लिहाजा मुझे पोजीशन दिया जाए। जेडीए ने भी हमें बुलाया वहां पे और ऑफिस में बुलाया और फॉर्मेलिटीज पूरी की और कहा कि आपको जल्द ही जो है वो पोजीशन दे दिया जाएगा। फिर कई बार हमें बुलाया जाता था, हम मौके पे जाते थे तो 2-4 लोग, क्योंकि खुली जगह थी, मैं आपसे आज भी ये कह रहा हूं कि वहां खुली जगह थी, 1-2 कुल्ला जो दूर कहीं नजर आता था वो कहीं एस्टेब्लिश थे, बाकी वहां पे बोर्ड्स लगे हुए थे। तो उन्होंने जब हमें बुलाना तो 2-4 लोगों ने वहां हल्ला गुल्ला करने आ जाना, तो क्योंकि जेडीए के 1-2 लोग होते गए होते थे तो वो कहते थे कि चलो जी आज छोड़े कल ले लें। ऐसे ही जब ये चलता रहा तो हमें भेज देते थे वो। उसके बाद 2016 में जब हमने दोबारा ऑफिस, हम लोग क्योंकि रेगुलर जाते रहते थे, तो 2016 में हमें जेडीए ने ये बताया कि इस जगह पे अब ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक स्टे हो चुका है। जी, नेचुरली बात है, हम वकील हैं, तो जब वकील को ये बात पता चले कि वो स्टे है, स्टे तो किसके फेवर में था? स्टे फेवर में था सैफुद्दीन के फेवर में। जी जी, सैफ अली। तो वो जब हमें पता चला कि ये स्टे है तो नेचुरली है, वकील होने के नाते हमें पता ही है, क्योंकि कुछ मुश्किलातें होती हैं हर अथॉरिटी की, तो हमने उनको प्रेशराइज करने की लिहाजा हमने उनको उस केस को परस्यू करना शुरू किया। जब हमने परस्यू किया तो हमें ये बात पता चली कि ये टोटल लैंड जो एडवर्टाइज हुई थी 127 के करीब जो प्लॉट थे वो 88 कनाल जमीन है। अच्छा, और जो स्टे हुआ है वो तकरीबन मोटा मोटा 53-55 कनाल पे हुआ है। ओके। तो मैंने ये जब ऑफिस में जाके पता किया कि ठीक है आप 55 कनाल को छोड़ दीजिए, क्योंकि कानूनी तौर पर जेडीए वहां कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। तो अब जो बाकी की जमीन बचती है 30 के करीब, बाकी का जो प्लॉट बचता है, अब उन अलॉटीज को तो बुलाइए, उनको तो उनका पोजीशन दीजिए। तो जेडीए मान गया हमारी बात। ये 2019 की तकरीबन बात है, 18-19 की बात है। तो फिर अखबार में निकाला गया और उन लोगों के नाम डाले गए कि आप अपना कब्जा लेने के लिए जो है वो इस दिन जो है आप वहां मौके पे आ जाए। मैं भी चला गया पहले दिन और मुझे बताया गया कि ये आपका प्लॉट है, इसमें 30-60 का इतना लंबा आपका प्लॉट बनेगा। पहले दिन ड्राइव बिल्कुल स्मूथली चली। अगले दिन दोबारा हम मौके पे गए, और भी लोगों को उन्होंने देना था और हम ऐसे ही चले गए। तो वहां हमारे साथ एक पुलिस की जो है जीप भी गई थी, क्योंकि वो जब पोजेशन लेते हैं तो फॉर्मेलिटीज होती है, वो साथ चलते हैं। अब वो जब वहां पे गए हैं तो एक पुलिस वाले ने एहतियातन तौर पर उनके घरों की तरफ जाके, जहां वो कुल्ले वगैरह थे उस तरफ झांका, तो उसने पाया कि वहां पे उसने हमें बताया बाहर वापस आके कि 300-400 लोग वहां लाठी डंडों से लैस हैं जी, और पत्थर वगैरह भी हैं, तो किसी भी वक्त वो हमला कर सकते हैं। लिहाजा यहां से निकलिए, क्योंकि यहां पे रहने से जान माल का नुकसान हो सकता है। तो मजबूरन हमें उस दिन जो है वहां से निकलना पड़ा। मैं बीच में 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। 2014 में श्री जी बड़ी गौर करने की बड़ी बात है। 2014 में जब आपने वहां पे लैंड देखे, आपने कहा 1-2 कुल्ला था, कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं था। जो भी पक्का स्ट्रक्चर बना है वो 2014 के बाद बना है। बिल्कुल। जो पिक्चर सामने डिमोलिशिंग की आई है जी। वो तो है कि डबल स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, उनको डिमोलिश किया गया है। ठीक, जेडीए, आप भी एक एडवोकेट हैं, तो जेडीए ने अपनी जमीन पे उनको पक्का स्ट्रक्चर कैसे बनने दे दिया? देखिए, ये नालायकी तो जेडीए की है।
इसकी कोई दो राय नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो लोग कितने पावरफुल हैं उस वक्त भी। देखिए, आपको एक चीज तो समझना पड़ेगा कि जिस एक अकेले शख्स ने 100 कनाल पे वो बता रहा है कब्जा, तो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो ताकतवर है, उसके रिसोर्सेज हैं, उसके पॉलिटिकल पार्टीज में भी रिसोर्सेज हैं, मसल में भी वो रिसोर्सफुल है, और जो है वो अपना जो उसका दायरा है उस दायरे के अंदर वो किसी भी शख्स को आने नहीं देता जमीन में। इसीलिए तो जब हम वहां गए तो वो लाठी डंडों से लैस हमला करने के लिए तैयार हो गए थे। आज की वक्त में कुछ लोग कहते हैं कि आपने वो एफआईआर किसने करानी थी? जेडीए ने करानी थी। जेडीए ने उसके खिलाफ एफआईआर करवानी थी, क्योंकि इंसिडेंट नहीं हुआ, हम लोग वहां से भाग के वापस आ गए अपनी जान को बचा के। तो जेडीए ने वो क्यों नहीं किया? वो जेडीए का वो है। लेकिन ये मैं आपको ये बता दूं कि हमें ये पता भी चला है अभी बहुत सारे जगहों से कि वहां पे कुछ लोग जो मटेरियल लोग डालते थे, जो अलाटिस ने इनको अलाट हो गया और जिन्होंने पोजेशन लेने की कोशिश की, अगर उन्होंने रेता डाला तो उनका रेता उठा लिया गया, उन्होंने ईंट डाली तो ईंट उठा लेगी, बजरी डाली तो बजरी उठा लेगी। ऐसे कौन से वो मासूम लोग थे जो ईंट रेता और बजरी जबरदस्ती और धमकाते थे? एक बात वकील साहब, आपने कहा कि पुलिस वाले जो साथ आपके गए थे उन्होंने कहा कि अंदर लाठी डंडे लेके 200 लोग बैठे हैं। वो पुलिस वाले की ओर से या आपकी ओर से थाना तो मैं आधा किलोमीटर की दूरी पे नहीं है, उस टाइम एक कंप्लेंट होनी चाहिए थी, आपका पक्ष और मजबूत होता कि वहाँ पर इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। और जिनकी आप रेत बही लेगी उन्होंने भी कंप्लेंट नहीं कराई इन लोगों के खिलाफ कि भैया गुंडाइज्म कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। देखिए, जहां तक रही उस दिन की इंसिडेंट की बात, उस दिन का इंसिडेंट तो जेडीए को रिपोर्ट कराना था, क्योंकि जेडीए ने ही हमें पोजीशन देना था, क्योंकि हमला करने के लिए वो जेडीए की टीम जब हमारे साथ गई थी उन्हीं पे हमला करना था, हम उससे पहले निकले हैं। दूसरी बड़ी बात, आपने दूसरा ये प्रश्न पूछा मुझे कि क्या आपने जिसके रेत गया तो उसने एफआईआर नहीं लगाई, जिसने रेत, आप जानीपुर थाने से पता कर ले, जैसा हमारी भी उसमें आया है, वहां कई सैकड़ों उस कॉलोनी में कई एफआईआर इनके खिलाफ लगी हुई, रेते की, यस, रेता उठाने की, बजरी उठाने की, वो क्या कहते हैं स्लैब सरिया उठाने की दर्ज हैं। नामजद लोग हैं इसमें कुछ, और कुछ एफआईआर तो यहां पे भी समझ आ रही है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे केसेस भी उनके खिलाफ लगे हुए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ जो कि बड़े हीनियस हैं, जिसमें कोई कह रहा है कि एक रेप का मसला भी है किसी के खिलाफ। नहीं, वो तो एक अलग विषय हो गया ना। हाँ। हम तो लैंड की प्रॉपर बात कर नहीं, मैं कह रहा हूं वो उनकी बैकग्राउंड की अगर बात है तो हाँ उस विषय पे। हाँ देखो, मैं कह रहा हूं कि जो आपने मुझे पूछा कि जो एफआईआर है उस टाइम के बदले, मैं कह रहा हूं कई एफआईआर है उनके, तो ये बताता है कि वो ऐसे शख्स हैं कि वो कर सकते हैं। उस दिन की वो एफआईआर मिस हो गई जिस दिन 200 लोग थे डंडे बंडे लेकर। वो जेडी एक्सप्लेन करेगा कि जेडी ने करवाई या नहीं करवाई, मुझे नहीं पता कि जेडी ने करवाई या नहीं करवाई, वो जेडी एक्सप्लेन करेगा। विक्रम जी, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, आपने भी ऐसे ही अप्लाई किया जब कुछ अलग सा था वहाँ? सर एक्चुअली ये प्लॉट जो है मेरी मदर के नाम पे है। हमने भी 2000, सर मेरा प्लॉट एक ड्राफ्ट उसमें निकला कैटेगरी में। एक कैटेगरी थी जो प्लॉट निकले, उसमें से एक कैटेगरी थी कि जो लोग शहीद हुए आर्मी में उनके नाम पे 4 प्लॉट रखे थे 100 सर। मेरा प्लॉट उस कैटेगरी में है। तो जब हम ये प्लॉट निकले तो सर एक्चुअली हम भी यहीं जम्मू में रहते हैं, जब हम देखने गए तो आरएसपुरा से आए, जम्मू में थी हमारी कोई रिलेटिव, उनके साथ मिलकर जब हम जगह पे गए तो वहाँ पे जेडी के बोर्ड थे। हमने जगह देखी कि अच्छी जगह है ये, तो भरना चाहिए फॉर्म, हमने उस कैटेगरी में वो फॉर्म लगा दिया। तो जब 14 में ड्रा निकला तो हमारा उसमें अलॉटमेंट हो गई, हमने पैसे भर दिए, रजिस्ट्री करवा ली, सोचा कि जल्दी ये प्लॉट मिलेगा और घर बनाएंगे। तो पिछले 7 साल से हम भी सर रोज जेडीए के चक्कर लगा रहे हैं। अब तो हम कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट में भी पार्टी बने जाके, फिर ये 16 दिसंबर को ये फैसला हमारे फेवर में है। 16 दिसंबर का जो फैसला था वो क्या फैसला था? वो उसमें ये इन्होंने ये कोर्ट से मांगा था कि ये जो जमीन है हमारे पास ये इलीगल जमीन है, 100 कनाल हमारे पास, और रोशनी एक्ट में हमें ये जमीन पक्की कर दी है। अब चूंकि आप कानून को जानने वाले हैं, कानून की बात करते हैं, उनका पक्ष ये है कि हमने इस जमीन को रोशनी एक्ट के मुताबिक हमें मालिकाना हक लेने के लिए कही थी। कोर्ट, चूंकि रोशनी एक्ट खत्म हो गया,
इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट, अब ये एक्ट नहीं है तो इस एक्ट के मुताबिक इनको मालिकाना हक नहीं मिल सकता। लेकिन कोई दूसरा सोर्स जो दूसरे उनके पास कोई है उसमें वो जा सकते हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें ये नहीं कहा गया कि इनको हक बेदखली की जाए, बेदखली उनका की कहना जाए, ये है। डिमोलिश की जाए। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं इस पे इस तरह से जवाब, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर आ रहा है आप हैं। हाँ। आपका ना लेना ना देना, ना गुंडागर्दी, ना पत्थर, ना ईंट, ना किसी बात से चीज है। आप एक शरीफ शहरी हैं। आपने एक प्लाट के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं, बाकी की पेमेंट की है। आपने अपनी चीज मांगी है, आपकी इसमें कोई गलती आपका नहीं है। इसमें कोई- सर जो कॉर्नर प्लॉट था उसके लिए 11 लाख रुपए दिए लेकिन हमने। चूंकि मैं ये जानना चाहता हूँ आपके से कि क्या वो उस फैसले के आपको क्या उसमें से रिलीफ मिल सकता है और आगे वो क्या कर सकते हैं? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब वो जो उन्होंने रेमेडी अवेल की, क्योंकि ये मुवक्किल का काम है कि उसने क्या रेमेडी अवेल जी। करनी, उसके वकीलों ने उनको समझाया होगा। तो उन्होंने 2015-16 में एक पिटीशन फाइल की जिसमें स्टे हुआ था, वो भी 55 कनाल 53-55 कनाल के थे। जब रोशनी खत्म हो गया तो वो पिटीशन सर्वाइव नहीं करती थी, तो वो पिटीशन डिसमिस हो गई। डिसमिस होने के साथ नेचुरली है कि उनके पास अगर कोई और कानून के तहत वो जा सकते हैं तो वो उनके पास रेमेडी है। इसमें ऑर्डर भी क्लियर है और कानूनी तौर पे भी चीजें क्लियर हैं। तो या उस ऑर्डर के वो अग्रीव्ड हैं, जैसे वो कहते हैं कि उधर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अलग स्टैंड लिया, तो फिर ये उसके खिलाफ एसएलपी फाइल कर सकते थे, जो आज तक उन्होंने नहीं की। एक चीज तो बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि वो जो है वो इंक्रोचर है, जो वो जबरदस्ती जो है उस जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर उसमें भी जो उन्होंने क्लेम किया था तो ओनरशिप लेने के लिए ही क्लेम किया था। कब्जा नाजायज, कब्जा जायज नहीं है उनका, कब्जा नाजायज जो उनका आएगा वो कब्जा नाजायज ही आएगा। अब बात यहां आ जाती है कि वो क्या रेमेडी ले सकते हैं। पहले जो सबसे पहले थी LB6 की बात होती है जी। एडमिटेड फैक्ट है, उनकी तरफ से भी एडमिटेड है ये बात कि LB6 में ये मालिक नहीं बने थे, इसलिए रोशनी में इन लोगों ने क्लेम किया था। अगर उस वक्त जिस वक्त ये कहते हैं, क्योंकि कहने के लिए तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, उस वक्त थे तो इन्होंने क्यों अप्लाई नहीं किया और इनको क्यों नहीं मिला। फिर हम आ जाते हैं दूसरी S432 जिसकी बात हो रही है, उस रेमेडी की बात करते हैं। उसमें भी वो एडमिटेड है कि वो उसमें भी मालिक नहीं बने, क्योंकि उसमें भी उन्होंने अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया ये जानना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर इनकी कोई भी एंट्री या किसी प्रकार का भी कोई था वो लैंड के ऊपर दस्तावेज नहीं है, और आज तक वैसा कोई दस्तावेज नहीं है इनके पास जो समझ आती है हमारी। अगर है तो कोर्ट में आए ना, कोर्ट की रेमेडी इन्होंने अवेल की, और अगर कोर्ट के फैसले के बाद ये किसी कोर्ट का दरवाजा आज तक इन्होंने नहीं खटकाया, तो आप क्या समझते हैं कि कब तक हम लोग अपने घरों में बैठे रहते? 7 साल से तो ऑलरेडी थे हम अपने घरों में। सही कह रहे हैं आप। नहीं आपका तो कोई फॉल्ट ही नहीं फॉल्ट ही है। नहीं तो है। जेडीए ने भी हमारे लिए तो करना है ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि आपकी तो गलती है ही नहीं, वो इनक्रोचर है, वो आपका काम नहीं देखना, वो तो जेडीए को देखना है, सरकार को देखना है। इनक्रोचर आप इनक्रोचर मान लेते हैं उनको, लेकिन आपकी तो कोई गलती नहीं है। ये तो मैं शुरू से लेके अब तक कह रहा हूं। मैंने उनसे बात की, उनसे भी यही कहा कि आपकी लड़ाई जेडीए के खिलाफ है कि आपको वहां से आपकी इंक्रोचमेंट है, आपकी कब्जा है, आपका क्या है, जो भी है उन्होंने आपको हटाया है। उनकी लड़ाई में जेडीए के खिलाफ है कि हमने पैसे दिए हैं, प्लाट हमारा निकला है, हमारी रजिस्ट्री हुई है, इंतकाल चला हुआ है, हमें हमारी जगह मिलनी चाहिए। अब जेडीए जो है इस वक्त जो मैं समझ रहा हूं जम्मू के अंदर दोनों को लड़ा रहा है और खुद एक तरफ बैठ गया। देखिए, एक नया तर्क मैंने कल भी सुना कहीं पे, एक नया तर्क दिया जा रहा है। जब तर्क नहीं रहता तो एक कुतर्क को खड़ा किया जाता है। वो कुतर्क ये है कि इंक्रोचमेंट जो है वो पहले जो है एक बिग शॉक से शुरू होनी चाहिए और नीचे की तरफ जानी चाहिए। वो तो देखिए, ये कैसे डिफाइन होगा कि कौन बड़ा हाँ। मगरमच्छ है, बड़ी शाख है, और कौन छोटा है? 100 कनाल जमीन पे कब्जा आज की डेट में जम्मू में कितने की प्रॉपर्टी होगी, कितने 100 करोड़ की बात होगी, वो आप हिसाब लगा सकते हैं।
इस केस में 127 परिवार जो हमारे हैं वो रोज जेडीए के घर में, जेडीए के ऑफिस में दस्तक दे रहे हैं, हमारे जूते घिस गए वहां जा जाके। 2014 और आज 2022 हमारी क्या गलती है? पहले स्टे के कारण चलो वो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर का हमने सम्मान किया, अब स्टे नहीं है तो जेडीए को एक्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो 10 गुना बढ़ गई है। हम कहां जाएं? हम किसके पास गुहार लगाएं? हमने अल्टीमेटली जेडीए के पास गुहार लगाई कि 7 साल आपने हमें पोजेशन नहीं दिलाया जब आपको टाइमली एक्ट करना था। अब हमें आप ये पोजेशन दिलाएं। और अब जो नया नैरेटिव जो ये खड़ा किया, बिग शॉट, आफ्टर ऑल हम सफरस तो हमने ही होना है। वही तो मैं कह रहा हूं, कानून की नजर में एक इंक्रोचर है। बिल्कुल। उसके लिए बड़ा इंक्रोचर या छोटा इंक्रोचर कैसे हम डिफाइन करेंगे उसको? देखिए, एक चीज को डिरेल करने के लिए, एक चीज को करने के लिए कुतर्क खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको थोड़े दिन पहले बताऊं, जब ये मसला शुरू हुआ तो मैं नहीं था, हम लोग कहीं पे भी अपना इंटरव्यू नहीं दे रहे थे कि हमने कहा एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम हो रहा है वो होने देना चाहिए, उसमें हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं रंगा नहीं होना। पहले हमने किए, लेकिन उस टाइम पे मीडिया ने हमें कवर भी नहीं किया जब हम लोग पोजीशन के लिए जेडीए के खिलाफ ही हम लोग प्रदर्शन करते रहे। लेकिन कुछ लोगों ने, मैं अनफॉर्चुनेटली कहता हूं ये बात कि कुछ सियासी लोग वहां पे अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए पहुंचे, क्योंकि उनको दिखा कि जम्मू में ये बहुत आसान होगा इसको हवा देकर, इसका जो है एक नया नैरेटिव खड़ा करके इसको कम्युनलाइज सिस्टम से, और हम लोग जो है फसल काटेंगे वोटों की। और कई इंटरव्यू हमने सुने, उसमें कम्युनल लाइंस के ऊपर आह्वान तक किए गए। मैंने उन रिपोर्टर साहब से भी ये नाराजगी उस दिन जाहिर की थी। मैंने कहा हमारी परवरिश जो है वो ऐसी नहीं है, हम कभी सोच भी नहीं सकते कम्युनल लाइंस पे जाने का, हमारी सोच में नहीं है। हम इंसानियत की बात करते हैं। हमारी लॉटीज में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, और वो भी है। वही तो मैं कह रहा हूं, इसका फादर वहां बॉर्डर पे शहीद हो गए। तो ये आखिरकार ये माहौल खड़ा करना, किनके खिलाफ ये माहौल खड़ा किया जा रहा है? ये माहौल जो भी है 127 परिवारों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है 127 परिवारों को अपना हक ना मिले। और मैं एक चीज आपको कह देना चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग जिन्होंने अपने पॉलिटिकल संरक्षण के टाइम पर, और वो पॉलिटिकल लोग वहां बहुत जा रहे हैं जिन्होंने अपने टाइम पर सरकारी जमीनों पे कब्जे किए हैं, और उनको पता है कि एक बार यहां से जब डिमोलिशन ड्राइव या वो निकलेगी, यहां से इंक्रोचमेंट हटेगी, तो अगला नंबर उनका चढ़ने वाला है। तो वो कहीं ना कहीं जेडीए को उनके साथ उनके पीछे घूम के उनको आगे करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो उनकी भी हिमायती नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं है। देखिए उनसे हमारी बात हुई, हम वहीं थे, वो आप लोगों के अगेंस्ट नहीं है। पहली बात हम क्लियर कर दें, जो उन्होंने हमसे बात की ऑन कैमरा, मन में क्या, किसी के मन का हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि उनके साथ भी जासूसी हो रही है, दे एडमिटेड। तो हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जो आपका कोई गुनाह नहीं है, आपने पैसे दिए, मेहनत मशक्कत के पैसे दिए, 3 साल से आप सर आज तो वो बात कह रहे हैं, जब तो स्टेज से बाहर था सर, उसको पूछना वो क्यों काम लगाने दे रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ वकील साहब, आप इसका और क्या विकल्प देखते हैं? क्योंकि इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। और आपको इंसाफ, हमारी तरफ से आपको इंसाफ नहीं, आपकी आज हमारी बात छोड़ दीजिए, एलॉटीज की बात छोड़ दीजिए ना, एलॉटी का तो हम जिक्र नहीं कर रहे। एलॉटी के बारे में तो खुद कह रहे हैं कि वो जेडीए का सारा खेल है, वो भी पिस रहे हैं, हम भी पिस रहे हैं, वो तो उनका कहना है। वो आपके अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोला, जो कैमरे पे आप सुनेंगे, उन्होंने जो बोला एक शब्द नहीं बोला। आप लोग बोला हम खामेगा क्यों बोले, लेकिन चक्कर ये कम्युनल लाइन तो दोनों तरफ खींची जा रही है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट लोग हैं बिहाइंड आपके पीछे। मैं जानना चाहता हूं, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार ये मसला फंसा हुआ है, आप ऐसी स्थिति में जेडीए से किस प्रकार की उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले?
देखिए, जैसे आपने हमें कहा कि वो हमारे खिलाफ नहीं है, जी, ठीक है, हम मानते हैं वो हमारे खिलाफ जो बोला उन्होंने मन में हमने नहीं बताया, जो बोला क्या लेकिन जो बातें मैंने आपसे हाँ। पहले कही हाँ। कि जब कुछ लोग जो जिनके प्लॉट्स बाहर थे, हम्म, जब वो पोजीशन लेने जाते थे 60 तो प्लॉट्स आप उनको बाहर पूछिए थे। कि वो पत्थर क्यों मारने आते थे अगर वो 127 परिवारों के खिलाफ नहीं नहीं, अगर पत्थर मारने आते तो उनको वो कंप्लेंट डंडे लेके क्यों आते थे, रेता क्यों उठा लेते थे? रेता सर, मान लिया, लेकिन उसकी कंप्लेंट करानी चाहिए थी उनके सर, खिलाफ। कंप्लेंट- एक सबूत बनता है ना सर, कि वहाँ गुंडा राज हो रहा है। आपकी उनको- बात सही है, हाँ। लेकिन अगर इन एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट हो तो क्या हम जो बोल रहे हैं हमारी बातों में सच्चाई नहीं है? आपकी बात मान रहे हैं, आपकी बात आप- कोई आपकी कंट्रडिक्शन नहीं है, आपकी बात मैं में वही कोई कह रहा contradiction हूं। नहीं है। तो जब वो डंडे लेके आते थे, पत्थर लेके आते थे, पोजेशन हम ही पोजेशन लेके जाते थे और हमारे खिलाफ ही आते थे। अब हमारा गिला उतना सा है उनसे और वो रहेगा कि हम जो है जब वहां पोजेशन लेने जाते थे तो आप हमें क्यों मारने आते थे, चाहे उसकी कोई रिपोर्ट है या नहीं है, लेकिन हमें हमारे जमीर को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ। एक चीज यहां पे मैं आपको एक क्लियर कर दूं। दूसरी बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, जेडीए ने ये फैसला करना है कि जेडीए ने इंक्रोचर्स के सामने घुटने टेकने हैं, क्योंकि ये एक तो है ही है, इनकी एवज में आके सारे लोग जो है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उनको इनसे लेना देना नहीं है, इनसे लेना देना नहीं है उनको। क्योंकि आपके आड़ में सियासत हो रही है ना, बात समझिए, आपका कोई लेना देना नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, जो कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हम यही उनसे सवाल इन्होंने भी किया था आदर्श जी ने कि भैया उनका क्या कसूर है, अलॉटीज का बताइए ना, उन्होंने पैसे दिए हैं, देखिए, उनको अलॉटमेंट तो होनी चाहिए। देखिए, अगर उनको सियासत में, हम भी सियासत के बिल्कुल खिलाफ है, हाँ। और पहले दिन से ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले के ऊपर सियासत ना हो, बिल्कुल ठीक है, और खासकर मजहबी सियासत तो बिल्कुल बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। अब इस मजहबी सियासत का अंत कैसे होगा, जहां तक मुझे समझ आती है, जी जी उनको गवर्नमेंट के साथ बात करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट बात करने के लिए उनको गवर्नमेंट अदारे में जाना पड़ेगा। ठीक, कुछ लोगों ने उनको वहां पे टेंट लगवा के बिठा दिया है। ओके, अच्छा, उस टेंट लगाने से अगर वो गवर्नमेंट के पास, किसी अथॉरिटी के पास उसका तो जाएंगे, मसले का हल है। टेंट तो मसले का हल नहीं है, नहीं है। तो उनको सरकारी अदारे में जाके अपनी बात को रखना पड़ेगा, सरकार उनको रिहेबिलिटेट करे, ठीक है, हमें उससे क्या प्रॉब्लम है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है। सरकार उनको उनके क्योंकि वो भी 27-28 परिवार के 20-25 लोग जितने भी हैं, अगर उनको कहीं रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम सरकार बनाती है तो हम ऑन कैमरा में आपके सामने ये कह रहा हूं कि हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 127 परिवारों ने जो ये जगह देखी है, उनका हक है इस जगह के ऊपर, उन्होंने पैसे दिए हैं, हक हलाल की कमाई को जमा करवाया है, तो उनको ये जगह मिलनी चाहिए। सरकार उनके साथ बातचीत करते, वो सरकार के साथ सरकार को अप्रोच करें, और अब जैसे भी उनका हल निकलता है, और जल्द से जल्द उनका हल निकलना चाहिए। सर, उन्होंने तो उस दिन कहा कि ये हमारे घर रहने दो, बाकी जमीन सारी जेडीए ले ले। जब कुछ मीडिया चैनल या वहाँ पॉलिटिकल लोग आए, वो बोलते हैं कि इनकी जमीन नहीं हम देंगे। उस दिन उन्होंने कहा जेडीए को कि हमारे घर मत तोड़ो, बाकी जमीन सारी यहां से आप लगा सकते हैं कि जो सियासी लोग हैं उनके हमदर्द नहीं है, बिल्कुल, वो उनके आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे हैं और उनको सही गाइड नहीं कर रहे। मसले का हल वहां टेंट से नहीं निकलेगा, मेरा मानना ये है। अब मेरे से तो करना पड़ेगा सरकार। सुशील जी, अब चूंकि बात यहाँ तक पहुंच चुकी है, मुझे लगता है कि शायद जल्दी ही हल निकल जाए इसका, कुछ ना कुछ निकलेगा हल। जैसे आज कहा किसी ने कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ सॉफ्ट बात कही है इनके बारे में भी, और आपके लिए भी कहा है उनको भी। अब मसला ये है, आपके पास जेडीए के खिलाफ क्या विकल्प है, क्योंकि आपकी पार्टी जेडीए है, ना कि वो लोग हैं। वो लोगों को खाली करवाना सरकार का काम है, जेडीए का काम है खाली करवा के आप उनके प्लाट देने, उनको कहाँ जगह देनी है, कैसे देनी है, उनकी सरदर्दी है। लेकिन अभी तक जो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो पाया, तो आपके पास जेडीयू के खिलाफ क्या विकल्प है? देखिए, जेडीए के पास तो हम जाएंगे जी, और जेडीए को प्रेशराइज करेंगे। प्रेशराइज के अलावा कानूनी दायरे में कोई ऐसा? कानूनी दायरे में देखिए क्या है कि जब ये सियासी मसला बन जाता है जी, और ऐसी चीजें आ जाती हैं, हमें 4 दिन और लेट मिल जाए, मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, मैं अपने तौर पे कह सकता हूँ, अपनी बात कह सकता हूँ
कि मुझे आज क्या तारीख है, आज 25 है या 26 है, 26 जनवरी है आज, मुझे, मैं कहता हूं मुझे 15 दिन बाद प्लॉट दे देना, 20 दिन बाद पोजेशन दे देना। वो सरकार के पास अप्रोच कर लें, वो सरकार जेडीए से बात कर ले, जेडीए वीसी से बात कर लें। एक रिहैबिलिटेशन का एक प्रोग्राम, शायद उन्होंने भी कहीं कहा है कि हमें अगर रिहैबिलिटेट कर दिया जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी जल्दी से जमीन छूट जाए और हम कागज मिल जाए, हमें अपना आशियाना बनाने का बन जाए, तो हम भी चाहेंगे कि उनको कहीं रिहैबिलिटेट करके इस विवाद को जल्द से जल्द, मैं तो कहता हूं आज ही वो सरकार के पास चले जाने चाहिए, सरकार के पास अप्रोच करके उन लोगों ने बातचीत शुरू करनी चाहिए। मुझे लगता है मसले का हल उसी दिन निकल जाएगा जिस दिन वो सरकार के पास जाएंगे। मुझे लगता है शायद उन्होंने एलजी के पास रिप्रेजेंटेशन दी है, उन्होंने बात की है, लेकिन दूसरी बात, आपकी बात में बड़ा वजन है कि जो सियासतदान है वो, चूंकि हवा में सभी दंगे हैं और बहुत से सियासत, किसी कम्युनिटी की बात नहीं करूंगा मैं, हिंदू मुसलमान या गुजर की या किसी से किसा ही नहीं करूंगा, मैक्सिमम सब बहुत उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अगर किसी को 5 मरले जगह अलाट हुई है तो उसने 2 कनाल और साथ में मिला ली है, और एक नहीं है, बहुत से केसेस तो आपके सामने भी आए हैं, जैसे कोर्ट ने डिमोलिशिंग के लिए भी कहा है और अभी तक उनको स्टे हुआ है वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, सबसे जो परेशानी की बात है, वो है आप लोग की, जिसकी हम आज भी यहाँ बैठ के वकालत कर रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि आपका दोष कोई नहीं है, आपको बिना मतलब के एक पार्टी उनके साथ बनाया जा रहा है, जबकि उनको चाहिए था, आपके साथ बैठना चाहिए था और इकट्ठे मिलके जेडीए के साथ लड़ाई लड़ते कि आपको अपना हक दो और हमें भी हमारा हक दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू के अंदर इसको हवा ज्यादा दी जा रही है, सुलझाया कम जा रहा है, सुलझाने की कोशिश कम की जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों, जैसे आपने कहा 15 दिन की बात कही है, मैं कहता हूँ इससे भी जल्दी जितना हो सकता है, ना तो वो खुले आसमान के नीचे बैठे, ना आप महरूम रहें अपने प्लॉट से, इनको फैसला करें ताकि आपको अपनी जमीन मिल सके, और उनको अगर कोई उनका हक बनता है, उनके पास जायज हक है, तो उनको अपनी जमीन मिले। ये एक हमारी तरफ से, और मैं समझता हूँ यही अपील है आपकी तरफ से भी है, तो कोशिश करते हैं हम उनकी बात और आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की। आगे उसके बाद क्या फैसला होता है वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।